वीडियो रोकेगा तो यहाँ रोक दिया ऐसे ही, ठीक है। चलो ठीक है। आपको पहले बताया गया था कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, तो बताए थे कि वैसा पदार्थ जिसको यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंट में रखते हैं तो उससे करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन जैसे उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो उससे होकर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बताए थे तो पढ़ गए होते हैं। एक होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत, क्या होता है अध्रुवीय। ध्रुवीय के अंदर आपको बताए थे कि HCl आता है, H2O आता है, NaCl आता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका CH4 आता है, CO2 आता है, जैसे वो ध्रुवीय हो गया। ठीक है, और फिर आपको ये बताए थे इसमें कि ध्रुवीय परावैद्युत कैसे कार्य करता है। हम बताए थे कि यदि इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में रखते हैं तो ये रेगुलर नहीं होता है, मतलब इस तरीके से मतलब सजा होता है ऐसे करके, मतलब कि ये रेगुलर नहीं हो पाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंट में होता है, अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, लेकिन जैसे इसको डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में तो क्या देखते हैं, ये पूरा एक समान रूप से सज जाता है। और सजने के कारण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये बता चुके थे पहले। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अध्रुवीय परावैद्युत के बारे में। तो आपको बताए थे कि ये क्या होता है, अध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है। तो अध्रुवीय परावैद्युत ऐसा परावैद्युत होता है जिसका धन आवेश का जो केंद्र होता है और ऋण का जो केंद्र होता है दोनों एक ही बिंदु पर होता है। जैसे देखिए, ये मान लेते हैं ये ऋण वाला, ये मान लेते हैं ये प्लस वाला, ये मान लीजिए प्लस चार्ज है और इसमें मानो माइनस है, प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। तो दोनों का जो सेंटर है वो एक ही जगह पर है, मतलब यदि दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पर लाई करे तो हम कहेंगे कि वो अध्रुवीय परावैद्युत है। ठीक है, अभी ये जो देख रहे हैं ये आपका विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, मतलब अभी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया नहीं गया, इसलिए इसमें जो प्लस का जो केंद्र है, प्लस का केंद्र और माइनस का केंद्र, ये बड़ा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस, तो प्लस का केंद्र और माइनस का केंद्र दोनों का केंद्र एक ही बिंदु पर लाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको उठा के हम धर दी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में तो हम क्या देखते हैं, देखिए ये कहीं नहीं, देखिए मतलब ये इधर देखिए, इसे समझते हैं इसको, ये माइनस वाला है और ये माइनस का केंद्र भी यही हो गया, और मान लीजिए प्लस, इसका केंद्र तो यही हो गया, और ये प्लस और ये क्या है, इधर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर प्लस, इधर क्या है माइनस है। तो होगा क्या कि इसमें ये जो प्लस है इसका जो माइनस को इधर खींचेगा और इसमें जो माइनस है इसके प्लस को खींचेगा, तो क्या देखेंगे यहाँ से माइनस और प्लस अलग हो जाएगा, माइनस और प्लस, इसमें चूंकि माइनस भी है तो माइनस चल जाएगा प्लस की ओर और जो माइनस है इस प्लस को इधर खींच देगा, मतलब कि माइनस और प्लस जो है विस्थापित मतलब अलग अलग हो जाएगा, और जैसे अलग अलग होगा फिर इसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस और प्लस को, माइनस प्लस जो है ये माइनस और ये प्लस है दोनों विस्थापित हो गया, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। तो पूछेगा कि परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है, तो बोलिएगा कि अध्रुवीय पदार्थ में, अध्रुवीय परावैद्युत में धन आवेश के केंद्र और ऋण आवेश के केंद्र जब विस्थापित हो जाते हैं तो यही क्रिया परावैद्युत का ध्रुवण कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आप ये और ये समझ गए होंगे। चलिए, अब जो बताए थे पहले उससे थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन से पूछेगा। तो आपको बताए थे कि यदि दो समांतर प्लेट हो, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र हो और उसके बीच की दूरी d हो तो उसकी धारिता क्या होती है, C और फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d होता है। और सोचो कि यदि इसके बीच में कोई ऐसा, मतलब इसके बीच में कोई परावैद्युत रख देंगे, परावैद्युत पदार्थ रख देंगे। ठीक है, जिसका परावैद्युतांक क्या होता हो, K हो, तो C बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट K बाई D। ठीक है, अभी ये क्या है, ये जो है ये क्या अप्लाई करेंगे जब इसके बीच में कुछ नहीं हो, जब इसके बीच में एयर वायु भरा हो, लेकिन जैसे इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे जिसका परावैद्युतांक K हो तो C इक्वल टू क्या जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट
इंटू के बाय क्या हो जाएगा डी। चलिए यहां से आपको बताए थे, आपको तो यहां से बताए थे कि यहां से इसका 3 निष्कर्ष निकलता है कि सी जो होता है वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, ठीक है, और सी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मतलब बीच के माध्यम पर, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे या फिर एप्सिलॉन आर बोलेंगे, और सी जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है डी का होता है, ठीक है। लेकिन यहां देख रहे हैं यहां के आ गया, मतलब कि ये और इसमें इस दोनों में क्या रिलेशन है, तो हम देख रहे हैं कि सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, और के क्या है परावैद्युतांक, ठीक है, मतलब यदि परावैद्युतांक के मान को बढ़ाएंगे तो सी का मान बढ़ेगा, या ऐसे पूछ देंगे आपसे, से पूछेगा कि यदि 2 समांतर प्लेट है उसके बीच में परावैद्युतांक पदार्थ के धर दिया जाता है तो उस धारिता क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, तो संख्या क्या हो जाएगा बढ़ेगी, क्योंकि दोनों में क्या संबंध, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा बढ़ेगा, मतलब सी समानुपाती क्या हो गया के। और आप पता है कि जब सी का मान बढ़ता है तो भी का मान घटता है, और पता होगा कि सी, चूंकि पता होगा आपको यहां से कि सी बच्चों क्या होता है क्यू बाय वी, है ना, मतलब सी क्यू बाय वी, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा क्यू बाय वी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। अब बताओ कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो इसमें और इसमें इनवर्स रिलेशन है, मतलब यदि v का मान यदि बढ़ेगा तो k का मान घटेगा, और यदि k का मान बढ़े v का मान घटेगा, मतलब कि v जो होगा वो समानुपाती होगा 1/k, क्या होगा 1/k। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपसे यदि पूछेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र है उसके बीच में यदि कोई परावैद्युतांक पदार्थ के धर दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी, उसकी धारिता क्या होगी, क्या मतलब क्या हो जाएगी बढ़ेगी, क्या होगी बढ़ेगी, और उसका विभव क्या होगा, तो विभव क्या होगी घटेगी, ठीक है, विभव क्या हो जाएगी घटेगी। समझ आ गया कि यदि कोई पदार्थ ऐसे पूछेगा कि के का मान बढ़ा देंगे, के का मान बढ़ा देंगे, तो के का मान बढ़ा देंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी, और यदि के का मान यदि के का मान बढ़ा देंगे विभव क्या हो जाएगी घट जाएगी। इसको आप लोग अच्छा से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के व्यू से ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है कि यौगिक परावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या बताओ का आपको निकालना है, व्यंजक निकालना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है। ये एक टाइप है, 2-3 टाइप और इसमें होता है जो कि आपको बताएंगे, खुद बना लोगे आप उसमें, तो समझो होता क्या है, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये जो है 2 प्लेट लिए हैं, ये 2 प्लेट लिए हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसका आपेक्षिक जो इसका जो आपका ऊर्जा, इसका जो आपका इस पर जो आवेश है वो प्लस सिग्मा है, मतलब आवेश है ना तो प्लस सिग्मा, और यहाँ पर क्या बताओ है माइनस सिग्मा है, ठीक है। और इसमें 2 अलग मीडियम है, एक मीडियम एप्सिलॉन 1 है, मतलब कि आप एक मीडियम एप्सिलॉन 1 है और एक मीडियम क्या है एप्सिलॉन 2, मतलब इसके बीच में 2 अलग अलग ढंग का मीडियम धर दिया गया है, जो एप्सिलॉन 1 और क्या बताओ है एप्सिलॉन 2 है, और ये जो एप्सिलॉन 1 है वो D1 तक है, और ये जो क्या बताओ है D2 तक है। तो इसके बीच में हम क्या धर बताओ 2 प्लेट था, उसके बीच में हम लोग परावैद्युत धर देंगे, है ना, ये प्लेट एक प्लेट x है और एक प्लेट क्या है y है, धर देंगे। अब देखते हैं कि जब इसके बीच में, मतलब जब 2 प्लेट के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो उसकी धारिता क्या होगी, हम चलते हैं। पहले कुछ बेसिक समझिए कि आप बताए थे कि 2 प्लेट रहे, ठीक है, और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट होता है। लेकिन इसके बीच में यदि कोई और माध्यम एप्सिलॉन r आ जाए तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। बताए थे कि जहां भी एप्सिलॉन नॉट होगा, चाहे एप्सिलॉन नॉट ऊपर होगा चाहे नीचे होगा, वहां उसके बगल में आप एप्सिलॉन r रख दोगे। ये बेसिक था जो समझा। अब चलते आते हैं, ठीक है, कि परावैद्युत आपेक्षिक
या ऐसे समझिए कि आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले शुद्धता एप्सिलॉन 1 कर देंगे, एप्सिलॉन 1 वाले पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो क्या जाएंगे, आ जाएंगे E1, ये E1 क्या जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या है एप्सिलॉन 1, तो यहां कर देंगे बताओ एप्सिलॉन 1, है ना। उसी पर आएंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन 2 वाले पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्या है एप्सिलॉन 2 है ना, तो एप्सिलॉन 2, ठीक है। अब आते हैं पुनः, ठीक है ना। पहले ये पहला माध्यम हो गया, दूसरा माध्यम हो गया, है ना। पुनः पहले माध्यम के लिए विद्युत विभव पता आपको कि V1 क्या होता है ED, मतलब विद्युत विभव कर देंगे V1 बराबर क्या जाएगा E1 D1, है ना। E1 और D1, तो E1 क्या आ गया आपको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 इंटू D1, ठीक है। तथा दूसरे माध्यम के लिए विद्युत विभव V2 क्या हो जाएगा बताओ, V2 क्या हो जाएगा E2 D2, और E2 क्या आपको दिया हुआ है क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 2 इंटू क्या मतलब पड़ जाएगा D2, है ना। अतः प्लेटों समांतर प्लेट संधारित्र के बीच कुल विभव क्या बताओ, कुल विभव V इक्वल टू V1 प्लस क्या करें बताओ V2, तो ये V1 हो गया क्या हो गया सिग्मा, है ना D1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा D2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि सिग्मा एप्सिलॉन नॉट यहाँ कॉमन, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन 1 सॉरी एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या जाएगा D1 एप्सिलॉन 1 प्लस D2 क्या बता जाएगा एप्सिलॉन 2। तो ये आपका V आ गया, है ना। अब हमको निकालना धारिता है, अतः प्लेटों के बीच नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, है ना, और विभव आ गया। अब निकालना हमको निकालना है धारिता। अतः प्लेटों के बीच धारिता C इक्वल टू क्या होता है Q बाय V, तो Q तो ठीक है, और ये V क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D1 अपॉन E1 मैंने एप्सिलॉन 1 D2 अपॉन क्या बताओ एप्सिलॉन 2। और चूंकि आपको पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q बाय A, इसलिए C इक्वल टू Q अपॉन V, सॉरी C इक्वल टू Q, जहां सिग्मा है वहां Q बाय A, तो Q बाय A, और यहां क्या है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया D1 E1 D2 E2।
तो ये यहां से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसलिए आप देख रहे हैं कि C इक्वल टू क्या आ गया, पहला क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट D1 एप्सिलॉन 1 प्लस D2 एप्सिलॉन 2। तो ये आपका आ गया जब दो समांतर प्लेटों के बीच हम दो अलग अलग माध्यम एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 धर देंगे तो उसकी धारिता क्या होगी, तो वो क्या होती है A एप्सिलॉन नॉट D1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन 2। समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। पहले मैंने अपेक्षित उष्णता E1 वाले पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है क्या होता है, E1 इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय क्या होता है, E1 क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन कोई माध्यम है तो यहाँ पर जाएगा एप्सिलॉन r, लेकिन यहाँ तो एप्सिलॉन 1 है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1। उसी प्रकार दूसरे माध्यम एप्सिलॉन 2 के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 2। अब निकालेंगे पहले माध्यम के लिए विद्युत विभव, तो विभव पता है क्या होता है, विभव होता है ना, चूंकि पता है विभव क्या होता है, ED होता है ना। तो E1 D1, तो E1 तो पता है और D1 पता है, हो गया। उसके बाद दूसरे निकाल दिए और फिर दोनों विभव को जोड़ दिए, तो यहाँ पर एप्सिलॉन सिग्मा 1 एप्सिलॉन सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट कॉमन था, तो सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिए। यहाँ के D1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन 2 और फिर निकाला धारिता, तो धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V। तो Q और बाय V, तो V है पता है यहाँ पर कुल विभव, यहाँ पुट कर दिया। पता है कि चूंकि सिग्मा क्या होता है, Q बाय A, तो जहां सिग्मा था वहां पर Q बाय A पुट कर दिए, तो Q बाय A और यहाँ एप्सिलॉन लिख दिए, तो Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। A एप्सिलॉन का रह गया ऊपर, आ गया D1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस D2 अपॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन। तो ये आपका आ गया प्राप्त विद्युत धारिता, प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए वो समझ आ गया। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि यदि प्लेटों के बीच T मोटाई वाला परावैद्युत रख दिया जाए। देखिए ये प्लेट है, ये यहाँ खाली है, मतलब यहाँ वायु है, यहाँ वायु है, और बीच में सिर्फ T मोटाई का कोई परावैद्युत धर दिया गया है, तो पूछ रहा है कि इसकी धारिता अब क्या होगी। तो सोचिए कि यहाँ वायु है और वायु के लिए क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है। वायु की क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट, और ये वायु यहाँ पे तो वायु अभी खाली मतलब वायु है, तो यहाँ भी क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर T मोटाई का धर दिए हैं, है ना, तो और जिसकी विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन r है। ये वायु है तो वायु के लिए एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ वायु है, और यहाँ जो मोटाई जो रखे हैं वो क्या बता है, वो है उसकी विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन r है। चलिए जो पहले के एकदम सेम वही करना है, उसमें कुछ चिन्ह नहीं लाना। चलते हैं, अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, क्या बताओ, अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट वाले पदार्थ के लिए है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तो वायु है ना, तो वायु के लिए सिंपल ही E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बस कुछ नहीं होगा। फिर आते हैं वायु, इसके लिए वायु दोनों के लिए हो गया। अब इसके लिए आना है, तो अपेक्षित विद्युतशीलता E1 वाले पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, यहां तो मीडियम आ गया है, तो इसके लिए सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, राइट, ये आ गया। अब आते हैं पुनः पहले माध्यम के लिए विद्युत विभव। तो सोचो कि पहले माध्यम तो वायु है, तब वायु कितना दूरी पर है, तो ये तो T हो गया, ये T है, और यहाँ क्या है, वायु है, मतलब D में से T निकाल देंगे तो जो बचेगा वहां से वायु है। D में से यदि T को निकाल देंगे तो जो बचेगा वो सिर्फ क्या होगा, वायु होगा। मतलब V1 क्या हो जाएगा, तो E1 इंटू क्या हो जाएगा, D माइनस T, सही है, D माइनस T, ये पूरा T है और ये पूरा D है, इसको निकाल देंगे तो ये सिर्फ वायु बचेगा ना, तो जाएगा D माइनस T, ठीक है, D माइनस T। अब बता देगा कि E1 क्या है,
E1 आपको क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्या जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ठीक है, अब दूसरे माध्यम के लिए, तो दूसरा माध्यम में जो अपेक्षितशीलता वो कितने दूरी तक है, तो टी तक दिया हुआ है, ये क्या जाएगा E2 क्या हो जाएगा E2 टी, क्या जाएगा E2 इंटू टी, तो मतलब E2 जो है, सॉरी E2 जो है वो कहां तक है, दूसरे माध्यम कहां, ये दूसरे माध्यम ही है, तो E2 इंटू टी, और E2 आपको निकाला हुआ है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 1, ठीक है, तो क्या बताया यहां आ गया टी। अतः समांतर प्लेट संधारित्र के बीच कुल विभव V1 प्लस V2, तो भैया V1 क्या आ गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 इंटू क्या आ गया टी आ गया। तो यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो क्या हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन प्लस टी अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 1। अतः प्लेटों के बीच धारिता C बराबर क्यू बाई भी, तो Q तो छोड़ देंगे ऐसे, और V तो आपको दे आ गया है क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन क्या बताओ एप्सिलॉन 1, क्योंकि पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय क्या होता है ए होता है, इसलिए क्यू, जहां सिग्मा वहां पर क्यू बाय क्या ए, और यहां क्या, और यहां आपका है एप्सिलॉन क्या है नॉट है, ठीक है, तो ये क्या हो गया डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन 1, ये क्यू और क्यू क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये क्यू क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इसलिए बताओ बदला गया तो क्या आ गया, इसलिए C इक्वल टू क्या आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन 1। ये आपका हो गया प्रॉपर फॉर्मूला, ये आपका हो गया प्रॉपर फॉर्मूला कब, जब इसमें सिर्फ टी मोटाई का देंगे तो, ठीक है, इसको समझ गए होंगे, इसको नोट कीजिए। चलिए ये आपका होमवर्क है, और इसको आपको खुद ट्राई करना, बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या है सिंपल चीज है, इस बार इसके बीच में तीन अलग अलग माध्यम एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 3 दे दिया गया है, और एप्सिलॉन 1 जो है वो D1 दूरी तक है, एप्सिलॉन 2 जो है वो D2 दूरी तक है, और एप्सिलॉन 3 जो है वो D3 दूरी तक है। तो इसके बीच का कुल विभवांतर क्या होगा वो निकालना है, और फिर निकालना इसकी कुल धारिता क्या होगी वो आपको इसमें आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है।